नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 6। मुंशी ब्रजधर उन रेल के मुसाफिरों में से थे जो पहले तो गाड़ी में खड़े होने की जगह मांगते और फिर बैठने की फिक्र करने लगते और अंत में सोने की तैयारी कर देते हैं। चक्रधर एक बड़ी रियासत के दीवान की लड़की को पढ़ाए और वह इस स्वर्ण संयोग से लाभ न उठाए, यह क्यों कर हो सकता था। दीवान साहब को सलाम करने आने जाने लगे। बातें करने में तो निपुण थे ही, 2 ही 4 मुलाकातों में उनका सिक्का जम गया। इस परिचय ने शीघ्र ही मित्रता का रूप धारण कर लिया। एक दिन दीवान साहब के साथ वह रानी जगदीशपुर के दरबार में पहुंचे और ऐसी लच्छेदार बातें की, अपनी तहसीलदार की ऐसी जीट उड़ाई कि रानी जी मुग्ध हो गई। कोई क्या तहसीलदार करेगा। जिस इलाके में मैं था वहाँ के आदमी आज तक मुझे याद करते हैं। डींग नहीं मारता, डींग मारने की मेरी आदत नहीं, लेकिन जिस इलाके में मुश्किल से 50,000 वसूल होता था, उसी इलाके से साल के अंदर मैंने 2 लाख वसूल करके दिखा दिया। और लुप्त यह है कि किसी को रियासत में रखने या कुर्की करने की जरूरत न पड़ी। कार्य कुशल आदमी की सभी जगह जरूरत रहती है। रानी ने सोचा, इस आदमी को रख लूं तो इलाके की आमदनी बढ़ जाए। ठाकुर साहब ने सलाह की। यहाँ तो पहले ही से संसारी बात सधी बधी थी। ठाकुर साहब ने रंग में और भी चोखा कर दिया। उनके दोस्तों में यही ऐसे थे जिस पर लोगों की असीम कृपा दृष्टि थी। दूसरे ही सलामी में मुंशी जी को 25 रुपए मासिक की तहसीलदारी मिल गई। मुंह मांगी मुराद पूरी हुई। सवारी के लिए घोड़ा भी मिल गया। सोने में सुहागा हो गया। अब मुंशी जी के 5 उंगली में घी थी। जहां महीने में एक बार भी महफिल न जमने पाती थी, वहां अब 30 दिन जमघट होने लगा। इतने बड़े अलाकार के लिए शराब की क्या कमी। कभी इलाके पर चुपके से 10-20 बोतलें खिंचवा लेते, कभी शहर के किसी कलवार पर धौंस जमाकर 2-4 बोतलें ऐंठ लेते। बिना हर फिटकिरी रंग चोखा हो जाता था। एक कहार भी नौकर रख लिया और ठाकुर साहब के घर 2-4 कुर्सियां उठवा लाए। उनके हौसले बहुत ऊंचे न थे, केवल एक भले आदमी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इस नौकरी ने उनके हौसले को बहुत कुछ पूरा कर दिया, लेकिन वह जानते थे कि इस नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। रईसों का मिजाज एक सा नहीं रहता। मान लिया रानी साहब के साथ निभ ही गई तो क्या दिन। राजा साहब आते ही पुराने नौकरों को निकाल बाहर करेंगे। जब दीवान ही न रहेंगे तो मेरी क्या हस्ती। इसलिए उन्होंने पहले से ही नए राजा साहब के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया था। इसका नाम ठाकुर विशाल सिंह था। रानी साहब के चचेरे देवर होते थे। उनके दादा 2 भाई थे। बड़े भाई रियासत के मालिक थे। उन्हीं के वंशजों ने 2 पीढ़ियों तक राज्य का आनंद भोगा था। अब रानी के निसंतान होने के कारण विशाल सिंह के भाग्य उदय हो गए थे। 2-4 गांव थे जो उसके दादा को गुजारे के लिए मिले थे। उन्हीं के रेहान बय करके इन लोगों के 50 वर्ष काट दिए थे। यहाँ तक कि विशाल सिंह के पास अब इतनी भी संपत्ति न थी कि गुजर बसर के लिए काफी होती। उस पर कुल मर्यादा का पालन करना आवश्यक था। वह महारानी के पट्टीदार थे और इस हैसियत का निर्वाह करने के लिए उन्हें नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सभी कुछ रखना पड़ता था। अभी तक परंपरा की नकल होती चली आती थी। दशहरे के दिन उत्सव जरूर मनाया जाता। जन्माष्टमी के दिन जरूर धूमधाम होती। प्रातः काल था। माह की ठंड पड़ रही थी। मुंशी जी ने गर्म पानी स्नान किया और चौकी से उतरे, मगर खराव उल्टे रखे हुए थे। कहारा खड़ा था कि यह जाए तो धोती छाटू। मुंशी जी ने उल्टे खड़ाऊ देखे तो कहार को डांटा। तुमसे कितनी बार कह चुका कि खड़ाऊ सीधे रखा करो, तुझे याद क्यों नहीं रहता। बता, उल्टे खड़ाऊ पर कैसे पर रखूं। आज तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन कल जो तूने उल्टे खड़ाऊ रखे तो इतना पीतूंगा कि तुम भी याद रखेगा।
कहार ने कांपते हुए हाथ से खड़ाऊ सीधे कर दिए। निर्मला ने हलवा बना रखा था। मुंशी जी आकर कुर्सी पर बैठ गए और जलता हुआ हलवा मुंह में डाल लिया। बारे किसी तरह उसे निकल गए और आंखों से पानी पोंछते हुए बोले, तुम्हारा कोई काम ठीक से होता नहीं। जलता हुआ हलवा सामने रख दिया। आखिर मेरा मुंह जलने से तुम्हें कुछ मिल तो नहीं गया। निर्मला, जरा हाथ से देख क्यों न लिया। ब्रजधर, वाह, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। मुझी को उल्लू बनाती हो। तुम्हें खुद सोच लेना चाहिए था कि जलता हुआ हलवा खा ले तो मुंह की क्या दशा होगी। लेकिन तुम्हें क्या परवाह। लल्लू कहाँ है। निर्मला, लल्लू मुझसे कह के कहाँ जाते हैं। पहर रात रहे, न जाने किधर चले गए। जाने कहीं किसानों की सभा होने वाली है, वहीं गए हैं। ब्रजधर वहां दिन भर भूखे मरेगा, न जाने उसके सिर से यह भूत कब उतरेगा। मुझसे कल दरोगा जी कहते थे, आप लड़के को संभालिए, नहीं तो धोखा खाइएगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरे इलाके के आदमी भी इन सभाओं में अब जाने लगे हैं और मुझे खौफ हो रहा है कि कहीं रानी साहब के कानों में भनक पड़ गई तो मेरे सिर हो जाएगी। मैं यह तो मानता हूँ कि अल्लाहकार गरीबों को बहुत सताते हैं, मगर किया क्या जाए, सताए बगैर काम भी तो नहीं चलता। आखिर उनका गुजर बसर कैसे हो। किसानों को समझाना बुरा नहीं, लेकिन आग में कूदना तो बुरी बात है। मेरी तो सुनने की उसने कसम खा ली है, मगर तुम क्यों नहीं समझाती। निर्मला, जो आग में कूदेगा आप जलेगा, मुझे क्या करना। उससे बहस कौन करे। आज सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो। व्रजधर, जरा ठाकुर विशाल सिंह की यहाँ से आता हूँ। निर्मला, दोपहर तक लौट आओगे ना। व्रजधर, हाँ, अगर उन्होंने छोड़ा। मुझे देखते ही टूट पड़ते हैं, तरह तरह की खातिर करने लगते हैं। दूध लाओ, मेवे लाओ, जान ही नहीं छोड़ते। तीनों औरतें का किस्सा छोड़ देते हैं। बड़े मिलनसार आदमी है। मंगला, क्या अभी तक सो रही है। निर्मला, हाँ, जगा के हार गई, उठती ही नहीं। ब्रजधर, यह तो बुरी बात है। बहू बेटियों का इतने दिन चढ़े तक सोना क्या मानी। यह कहकर मुंशी जी ने लोटे का पानी उठाया और जाकर मंगला के ऊपर डाल दिया। निर्मला हाँ हाँ करती रह गई। पानी पड़ते ही मंगला हड़बड़ा उठी और यह समझकर कि वर्षा हो रही है, कोठरी में घुस गई। सर्दी के मारे कांप रही थी। निर्मला, सवेरे सवेरे लेके नहला दिया। ब्रजधर, यह सब तुम्हारे लाड़ प्यार का फल है। खुद दोपहर तक सोती हो, वही आदतें लड़कों को भी सिखाती हो। निर्मला, स्वभाव सबका अलग अलग होता है। न कोई किसी के बनाने से बनता है, न बिगड़ने से बिगड़ता है। माँ बाप को देखकर लड़कों का स्वभाव बदल जाता तो लल्लू कुछ और ही होता। तुम्हें पिए बिना एक दिन भी चैन नहीं आता, उसे भी कभी पीते देखा है। यह सब कहने की बातें हैं कि लड़के माँ बाप की आदतें सीखते हैं। व्रजधर ने इसका कुछ जवाब न दिया। कपड़े पहने बाहर घोड़ा तैयार था, उस पर बैठे और शिवपुर चले। जब वह ठाकुर साहब के मकान पर पहुंचे तो 8 बज गए थे। ठाकुर साहब धूप में बैठे एक पत्र पढ़ रहे थे। बड़ा तेजस्वी मुख था। वह एक काला दुसाला ओढ़े हुए थे, जिस पर समय के अत्याचार के चिन्ह न दिखाई दे रहे थे। इस दुसाले ने उनके गोरे रंग को और भी चमका दिया था। मुंशी जी ने मोढ़े पर बैठते हुए कहा, सब कुशल आनंद है ना। ठाकुर, हाँ, ईश्वर की दया है। कहिए, दरबार के क्या समाचार है। यद्यपि ठाकुर साहब रानी के संबंध में कुछ पूछना ओछना समझते थे, तथापि इस विषय में उन्हें इतना प्रेम था कि बिना पूछे रहा न जाता था। मुंशी जी ने मुस्कुरा कर कहा, सब वही पुराने बातें हैं। डॉक्टरों के 12 हैं, दिन में 3-3 डॉक्टर आते हैं। ठाकुर, क्या शिकायत है। मुंशी, बुढ़ापे की शिकायत क्या काम है, यह तो असाध्य रोग है। ठाकुर, उन्हें तो यह और मानना चाहिए कि किसी तरह इस मायाजाल से छूट जाए। दवा दर्पण की अब क्या जरूरत है। इतनों दिनों रात सुख भोग चुकी, अब भी जी नहीं भरा। मुंशी,
वह तो अभी अपने को मरने लायक नहीं समझती। रोज जगदीशपुर से 16 कहार पालकी उठाने के लिए बेकार पकड़ कर आते हैं। वैद्य जी को लाना और ले जाना उनका काम है। ठाकुर, अंधेर है और कुछ नहीं। पुराने जमाने में तो खैर सस्ता समय था, जो 2-4 पैसे मजदूरों को मिल जाते थे, वही खाने भर को बहुत थे। आजकल तो एक आदमी का पेट भरने को 1 रुपया चाहिए। यह महा अन्याय है। बेचारी प्रजा तबाह हुई जाती है। आप देखेंगे कि मैं इस प्रथा को केवकर जड़ से उठा दूंगा। मुंशी जी, आपसे लोगों को बड़ी आशाएं हैं। चमारों पर भी यही आफत है। 10-12 चमार रोज साइसी करने के लिए पकड़ कर बुलाए जाते हैं। सुना है इलाके भर के चमारों ने पंचायत की है कि जो साइसी करे उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। अब या तो चमारों को इलाका छोड़ना पड़ेगा या दीवान साहब को साइस नौकर रखने पड़ेंगे। ठाकुर, चमारों को इलाके से निकाल दिल लगी है। ये लोग समझते हैं कि अभी वही दुनिया है जो बाबा आदम के जमाने में थी। चारों तरफ देखते हैं कि जमाना पलट गया। यहाँ तक कि किसान और मजदूर राज्य करने लगे, पर अब भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। इस देश से न जाने कब यह प्रथा मिटेगी। प्रजा तबाह हुई जाती है। आप देखेंगे मैं रियासत को क्या कर दिखाता हूँ। काया पलट कर दूंगा। सुनता हूँ पुलिस आए दिन इलाके में तूफान मचाती रहती है। मैं पुलिस को यहाँ कदम न रखने दूंगा। जालिमों के हाथों प्रजा तबाह हुई जाती है। मुंशी, सड़कें इतनी खराब है कि इक्के गाड़ी का गुजर ही नहीं हो सकता। ठाकुर, सड़कों को दुरुस्त करना मेरा पहला काम होगा। मोटर सर्विस जारी कर दूंगा, जिसमें मुसाफिरों को स्टेशन से जगदीशपुर जाने में सुविधा हो। इलाकों में लाखों बीघे ऊख बोई जाती है। इसका गुड़ या राब बनती है। मेरा इरादा है कि यह एक शक्कर मिल खोल दूं और एक अंग्रेज को उसका मैनेजर बना दूं। मैं तो इस लोगों के सुप्रबंध का कायल हूँ। हिंदुस्तानियों पर कभी विश्वास न करें, भूल कर भी नहीं। ये इलाके को तबाह कर देते हैं। शेख ही नहीं मारता, इलाके में एक बार राम राज्य स्थापित कर दूं, कंचन बरसने लगेगा। आपने किसी महाजन को ठीक किया? मुंशी, हाँ, कई आदमियों से मिला था और वे बड़ी खुशी से रुपए देने के लिए तैयार हैं। केवल यही चाहते हैं कि जमानत के तौर पर कोई गांव लिख दिया जाए। ठाकुर, आपने हामी तो नहीं भर ली? मुंशी जी, नहीं, हामी नहीं भरी, लेकिन बगैर जमानत के रुपए मिलना मुश्किल मालूम होता है। ठाकुर, तो जाने दीजिए, कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो टाली न जा सके। अगर कोई मेरे विश्वास पर रुपए दे दे तो, लेकिन रियासत की 1 इंच भर भी जमीन रिहा नहीं कर सकता। मैं फाके करूं, बिक जाऊं, लेकिन रियासत पर आंच न आने दूंगा। हाँ, इसका वादा करता हूं कि रियासत मिलने के बाद साल भर बाद कौड़ी कौड़ी सूद के साथ चुका दूंगा। सच्ची बात तो यह है कि मुझे पहले ही मालूम था कि इस शर्त पर कोई महाजन रुपए देने पर राजी न होगा। ये बला के चीमर होते हैं। मुझे तो इनके नाम से चिढ़ है। मेरा वश चले तो आज इन सबों को तो पर उड़ा दूं। जितना डर मुझे इनसे लगता है उतना सांप से भी नहीं लगता। इन्हीं के हाथों आज मेरी यह दुर्गति हुई है। नहीं तो इस गई बीती दशा में आदमी होता। इन नर पिचासों ने सारा रक्त चूस लिया। पिताजी ने केवल 5,000 रुपए के लिए इनके 50,000 हो गए और मेरे 3 गांव जो इस वक्त 2 लाख को सस्ते थे नीलाम हो गए। पिताजी का मुझे यह अंतिम उपदेश था कि कर्ज कभी मत लेना। इसी शोक में उन्होंने देह त्याग दी। यहाँ अभी यह बातें हो रही थी कि जान खाने में से कलह शब्द आने लगे। मालूम होता था कई स्त्रियों में संग्राम छिड़ा हुआ है। ठाकुर साहब ने कर्कश शब्द सुनते ही विकल हो गए। उनके माथे पर बल पड़ गए, मुख तेजहीन हो गया। यही उन्हीं के जीवन की सबसे दारुण व्यथा थी। कहीं कांटा था जो नित्य उसके हृदय में खटका करता था। उनकी बड़ी स्त्री का नाम वसुमती थी। वह अत्यंत गर्वशील थी,
नाक पर मक्खी भी न बैठने देती। उनकी तलवार सदैव म्यान से बाहर रहती थी। वो अपनी संपत्नियों पर इसी भांति शासन करना चाहती थी जैसे कोई सास अपनी बहुओं पर करती है। वह यह भूल जाती थी कि ये उनकी बहुएं नहीं, सब पतियां हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिला सके, उस पर प्राण देखती थी। किंतु उसकी इच्छा के विरुद्ध जरा भी कोई बात हो जाती तो सिंहनी का सा विशाल रूप धारण कर लेती थी। दूसरी का नाम रामप्रिया था। वह रानी जगदीशपुर की सगी बहन थी। उसके पिता पुराने खिलाड़ी थे। दो सस्ती झाड़ें थी, दो धारी तलवार से लड़ते थे। रामप्रिया दया और विनय की मूर्ति थी, बड़ी विचारशील और वाक मधुर। जितना कोमल अंग था उतना कोमल हृदय भी था। वह घर में इस तरह रहती थी मानो थी ही नहीं। उन्हें पुस्तकों से विशेष रुचि थी। हरदम कुछ न कुछ पढ़ा लिखा करती थी। सबसे अलग विलग रहती थी, न किसी से लेने में न देने में, न किसी से बैर न प्रेम। तीसरी महिला का नाम रोहिणी था। ठाकुर साहब का उन पर विशेष प्रेम था और वह भी प्रमाणय से उनकी सेवा करती थी। उनमें प्रेम की मात्रा अधिक थी या माया की, इसका निर्णय करना कठिन था। उन्हें यह आशा था कि ठाकुर साहब उनकी सौतों से बातचीत भी करे। वासुमती कर्कशा होने पर भी मलिन हृदय न थी। जो कुछ मन में होता वही मुख में। एक बार मुंह से बात निकालने पर डालने पर फिर उसके हृदय पर उसका कोई चिन्ह न रहता। रोहिणी द्वेष को पालती थी जैसे चिड़िया अपने अंडे को सेती है। वह जितना मुंह से कहती थी उससे कहीं अधिक मन में रखती थी। ठाकुर साहब ने अंदर जाकर वासुमती से कहा, तुम घर में रहोगी, दोगी या नहीं? जरा भी शर्म लिहाज नहीं कि बाहर कौन बैठा हुआ है। बस जब देखो संग्राम मचा रहता है। इस जिंदगी से तंग आ गया। सुनते सुनते कलेजे में नासूर पड़ गए। वासुमती, कर्म तो तुमने किए हैं, भोगेगा कौन? ठाकुर, जो जहर दे दो, जला जला कर मारने से क्या फायदा? वासुमती, क्या वह महारानी डरने के लिए कम थी कि तुम उसका पक्ष लेकर आ दौड़े? पूछते क्यों नहीं क्या हुआ जो तीरों की बौछार करने लगे? रोहिणी, आप चाहती हैं कि मैं कान पकड़कर उठाऊं या बैठाऊं, तो यहाँ कुछ आपके पांव में नहीं बसी हूं कि कोई आपसे थर थर कांपे। ठाकुर, आखिर कुछ मालूम भी हो तो क्या बात हुई? रोहिणी, वही हुई जो रोज होती है। मोहिनी अहरिया से कहा, जरा मेरे सिर में तेल डाल दे। मालकी ने उसे तेल डालते देखा तो आग हो गई। तलवार खींचते हुए आ पहुंची और उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई। आज आप निश्चिंत कर दीजिए कि हिरिया उन्हीं की लौंडी ही या मेरी। यह निश्चय किए बिना आप यहाँ से न जाने पाएंगे। वासुमती, वह क्या निश्चय करेंगे? निश्चय मैं करूंगी। हिरिया मेरे साथ मेरे नैहर से आई है और ये मेरी लौंडी है। किसी दूसरे का उस पर कोई दावा नहीं। रोहिणी, सुना आपने? हिरिया पर किसी का दावा नहीं, वह अकेली उन्हीं की लौंडी है। ठाकुर, हिरिया इस घर में रहेगी तो उसे सबका काम करना पड़ेगा। वासुमती यह सुनकर जल उठी। नागिन की भांति फुफकार कर बोली, इस वक्त तो आपने चहेती रानी की ऐसी डिग्री कर दी मानो यहाँ उन्हीं का राज्य है। ऐसे ही न्यायशील होते तो संतान का मुख देखने को न तरसते। ठाकुर साहब को ये शब्द बांध से लगे। कुछ जवाब न दिया। बाहर आकर कई मिनट तक मर्महता दशा में बैठे रहे। वसुमती इतनी मुंहपट है यह उन्हें आज मालूम हुआ। सोचा, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिस पर वह इतना झल्ला जाती। मैंने क्या बुरा कह दिया कि हिरिया को सबका काम करना पड़ेगा? अगर हिरिया केवल उसी का काम करती है तो दो महरिया और रखनी पड़ती। क्या वसुमती इतना भी नहीं समझती? ताना ही देना था तो और कोई लगा देती, बात कह देती। यह तो कठोर से कठोर आघात है जो वह मुझ पर कर सकती थी। ऐसी स्त्री का तो मुंह तक देखना नहीं चाहिए। सहसा उन्हें एक बात सूझी। मुंशी जी से बोले, ज्योतिषी की भविष्यवाणी के विषय में
आपके क्या विचार है? क्या यह हमेशा सच निकलती है? मुंशी जी असमंजस में पड़े कि इसका क्या जवाब दूं। कैसा जवाब रुचिकर होगा, यही उसकी समझ में न आया। अंधेरे में टटोलते हुए बोले, यह तो उसी विद्या के विषय में कहा जा सकता है जहाँ अनुमान से काम न लिया जाए। ज्योतिषी में बहुत कुछ पूर्व अनुभव और अनुपात ही से काम लिया जाता है। ठाकुर साहब, बस ठीक यही मेरा विचार है। अगर ज्योतिषी मुझे धनी बतलाए तो वह आवश्यक नहीं कि मैं धनी हो जाऊं। ज्योतिषी के धनी कहने पर भी संभव है कि मैं जिंदगी भर कौड़ियों को मोहताज रहूं। इसी भांति ज्योतिषी का दरिद्र लक्ष्मी का कृपा पात्र भी हो सकता है। क्यों? मुंशी जी को अब भी पांव जमाने को भूमि न मिली। संदिग्ध भाव से बोले, हाँ, ज्योतिषी का धारण जब मनुष्यों से बदली जा सकती है तो उसे विधि का लेख क्यों समझा जाए? ठाकुर साहब ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अनुष्ठानों पर आपका विश्वास है? मुंशी जी को जमीन मिल गई। बोले, अवश्य। विशाल सिंह यह तो जानते थे कि अनुष्ठानों से आशंकाओं का भी निवारण होता है। शनि राहु आदि का शमन करने के अनुष्ठानों से परिचित थे। बहुत दिनों से मंगल का व्रत भी रखते थे, लेकिन इन अनुष्ठानों पर अब उन्हें विश्वास न था। वह कोई ऐसा अनुष्ठान करना चाहते थे जो किसी तरह निष्फल ही न हो। बोले, यदि आप यहाँ के किसी विद्वान ज्योतिषी से परिचित हो तो कृपा करके उन्हें मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। मुझे एक विषय में उनसे कुछ पूछना है। मुंशी, आज ही लीजिए। यहाँ से एक बढ़कर ज्योतिषी पड़े हुए हैं। आप मुझे कोई गैर न समझिए। जब जिस काम की इच्छा हो मुझे कहला भेजिए। सिर के बल दौड़ा आऊँगा। बाजार से कोई अच्छी चीज़ मंगानी हो मुझे हुक्म दीजिए। किसी वैद्य या हकीम की जरूरत हो तो मुझे सूचना दीजिए। मैं तो जैसे महारानी जी को समझाता हूँ वैसे ही आपको भी समझाता हूँ। ठाकुर, मुझे आपसे ऐसी ही आशा है। जरा रानी साहब का कुशल समाचार जल्द जल्द भेजिएगा। वहाँ आपके सिवा मेरा और कोई नहीं। आप ही के ऊपर मेरा भरोसा है। जरा देखिए कोई चीज उधर उधर ना हो। यार लोग नोच खसोट न शुरू कर दे। मुंशी, आप इससे निश्चिंत रहें, मैं देखभाल करता रहूँगा। ठाकुर, हो सके तो जरा यह भी पता लगाइएगा कि रानी ने कहाँ कहाँ से कितने रुपए कर्ज लिए हैं। मुंशी, समझ गया, यह तो सहज ही में मालूम हो सकता है। ठाकुर, जरा इसका भी पता लगाइएगा कि आजकल उनका भोजन कौन बनाता है। पहले तो उनके मैके ही की कोई स्त्री थी, मालूम नहीं अब भी वही बनाती है या कोई और दूसरा रसोइया रखा गया है। ब्रजधर ने ठाकुर साहब के मन का भाव तार कर दृढ़ता से कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं आपका सेवक हूँ, पर रानी जी का भी सेवक हूँ, उनका शत्रु नहीं हूँ। आप और वह दोनों सिंह और सिंहनी की भांति लड़ सकते हैं। मैं गीदड़ की भांति अपने स्वार्थ के लिए बीच में कूदना अपमानजनक समझता हूँ। मैं यहाँ तक तो सहर्ष आपकी सेवा कर सकती हूँ। जहाँ तक रानी जी का अहित न हो, मैं तो दोनों ही द्वारों का भिक्षुक हूँ। ठाकुर साहब दिल में शर्माए, पर इसके साथ मुंशी जी पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। बात मनाते हुए बोले, नहीं नहीं, मेरा मतलब आपसे गलत समझा। छी छी, मैं इतना नीच नहीं। मैं केवल इसलिए पूछता था कि नया रसोइया कुलीन है या नहीं। अगर वह सुपात्र है तो वही मेरा भी भोजन बनाना तय रहेगा। ठाकुर साहब ने यह बात तो बताई, पर उन्हें स्वयं ज्ञात हो गया कि बात बनी नहीं। अपनी झेप मिटाने को वह एक समाचार पत्र देखने लगे। मानो उन्हें विश्वास हो गया कि मुंशी जी ने उनकी बात सच मान ली। इतने में हिरिया ने आकर मुंशी जी से कहा, बाबा, मालकिन ने कहा है कि आप जाने लगे तो मुझसे मिल लीजिएगा। ठाकुर साहब ने गरज कर कहा, ऐसी क्या बात है जिसको कहने की इतनी जल्दी है? इन बेचारों को देर हो रही है, कुछ निठल्ले थोड़े ही बैठे हैं। औरतों का रोना सुना करे, जा अंदर बैठ। यह कहकर ठाकुर साहब उठे खड़े हुए मानो मुंशी जी को विदा कर रहे हैं। वह वसुमती को उनसे बातें करने का अवसर न देना चाहते थे।
मुंशी जी को भी विवश होकर विदा मांगनी पड़ी। मुंशी जी यहाँ से चले तो उनके दिल में एक शंका समाई हुई थी कि ठाकुर साहब कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। हाँ, इतना संतोष था कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। यदि वह सच्ची बात कहने के लिए नाराज हो जाते हैं तो हो जाए, मैं कोई रानी साहब का बुरा छेतू बहुत होगा। राजा होने पर मुझे जवाब दे देंगे, इसकी क्या चिंता। इस विचार से मुंशी जी और अकड़ कर बैठ गए। वह इतने खुश थे मानो हवा में उड़ रहे हैं। उनकी आत्म कभी उनकी गौरवोन्नत न हुई थी। चिंताओं को कभी उन्होंने इतना तुच्छ न समझा था।